अब एक और न्यूमेरिकल हम पढ़ने वाले हैं हार्डनेस कैलकुलेट करने का। इसमें भी टोटल, टेम्पररी और परमानेंट तीनों ही टाइप की हार्डनेस हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये न्यूमेरिकल दिया गया है, सैंपल ऑफ वाटर वाज फाउंड टू कंटेन द फॉलोइंग सॉल्ट्स। इसमें बोला गया है कि जो भी वाटर सैंपल है उसमें ये वाले सॉल्ट्स प्रेजेंट है, जिसमें एक कैल्शियम क्लोराइड है 0.66 ग्राम पर लीटर, पर ये ग्राम पर लीटर है। अभी तक हमने जो न्यूमेरिकल किए हैं उनमें मिलीग्राम पर लीटर था, ये न्यूमेरिकल है जिसमें ग्राम पर लीटर दिया गया है सॉल्ट, सारे सॉल्ट्स। अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है ये भी 0.648 ग्राम पर लीटर प्रेजेंट है। जो मैग्नीशियम क्लोराइड है ये 0.190 ग्राम पर लीटर है। जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये 0.480 ग्राम पर लीटर प्रेजेंट है। अब इस वाटर सैंपल की मतलब कोई वाटर सैंपल है जिसमें ये सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट है, इतने इतने ग्राम पर लीटर। अब हमने इसकी हार्डनेस कैलकुलेट करनी है। तो जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि हम एक्सट्रीम राइट पर रखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को, इसको हम हमेशा ही लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को। बाकी जो सॉल्ट्स है वो न्यूमेरिकल के हिसाब से चेंज होते रहेंगे। अब जैसे इस न्यूमेरिकल में क्या किया गया है, हमें एक तो दिया गया है कैल्शियम क्लोराइड, जिसको मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। दूसरा दिया गया है कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस। फिर दिया गया है मैग्नीशियम क्लोराइड जिसको ब्लू कलर से लिखा है। फिर दिया गया है मैग्नीशियम सल्फेट जिसको पर्पल कलर से लिखा है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये सारे के सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, इस वाटर सैंपल में सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट है। तो हम एक एक करके सबको लेंगे। पहले हम कैल्शियम क्लोराइड को लेंगे, फिर बाइकार्बोनेट को लेंगे, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड को लेंगे और फिर इसके सल्फेट को लेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम ले लिया कैल्शियम क्लोराइड और राइट हैंड साइड पर मैंने आपको बताया था हम हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे। फिर इनके मॉलिक्यूलर मासेस निकाल लेंगे। तो मॉलिक्यूलर मासेस जैसे कैलकुलेट कर लिए हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड का 111 है, 111। अब यूनिट्स हम लेंगे जो न्यूमेरिकल में यूनिट है, और न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया ग्राम पर लीटर दिया गया है, तो इसीलिए हम यहाँ पर भी ग्राम पर लीटर ही यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पर ग्राम पर लीटर यूज़ किया गया है। तो इसका मतलब है कैल्शियम क्लोराइड जो है ये 111 ग्राम पर लीटर है और कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये 100 ग्राम पर लीटर है। अब इसका मतलब हुआ 111 ग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज़ इक्विवेलेंट टू 100 ग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसके इक्विवेलेंट है ये। तो 1 ग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 ग्राम पर लीटर निकालना है। तो 111 जो है वो राइट हैंड साइड चला गया है और ये हमें मिल जाएगा 100/111 ग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 111 राइट हैंड साइड चला गया तो ये 100/111 बन गया, 100/111 ग्राम पर लीटर। अब ये तो था 1 ग्राम पर लीटर में। अब हमें कैल्शियम क्लोराइड जो न्यूमेरिकल में दिया गया है वो दिया गया है 0.666 ग्राम पर लीटर। तो अब हम इतने ग्राम पर लीटर में कैलकुलेट करेंगे। तो 0.666 ग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड किसके इक्विवेलेंट होगा, इस ऊपर वाले नंबर को हम क्या करेंगे 0.666 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा 100/111 मल्टीप्लाइड बाय 0.666 ग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा, जो भी हमारे पास हार्डनेस आ जाएगी कैल्शियम क्लोराइड की वजह से ये आ जाएगी 0.6 ग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 0.6 ग्राम पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट। अब अगला जो है दूसरा जो है ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो दूसरा हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट लेने वाले हैं और कैल्शियम बाइकार्बोनेट को लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और कैल्शियम कार्बोनेट को फिर से राइट हैंड साइड लिखेंगे। तो सेकंड नंबर पर हमारे पास आता है अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच इज़ इक्विवेलेंट टू कैल्शियम कार्बोनेट। फिर इनके मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करेंगे और कैल्शियम बाइकार्बोनेट का 162 आ गया और कैल्शियम कार्बोनेट का 100 आ गया। यूनिट्स आ जाएंगे ग्राम पर लीटर, 162 ग्राम पर लीटर और यहाँ पर भी आ जाएगा 100 ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर लेंगे। अब इसका मतलब है जो ये वाला सेंटेंस है इसका मतलब है 162 ग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज़ इक्विवेलेंट टू 100 ग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 100 ग्राम पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट होंगे। तो फिर से हम 1 ग्राम पर लीटर में कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1 ग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा इट इज़ इक्विवेलेंट टू 162 राइट हैंड साइड चला गया तो ये बन जाएगा 100/162 ग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब न्यूमेरिकल में हमें जो दिया गया है वो दिया गया है कैल्शियम बाइकार्बोनेट 0.648, ये दिया गया है, इतना प्रेजेंट है कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी में।
तो इसमें हमने निकालनी है हार्डनेस, इसकी निकालनी है। तो क्या आ जाएगा, 1 ग्राम पर लीटर के लिए तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। 0.648 ग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के लिए क्या आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.648 डिवाइडेड बाय 162। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 0.4 ग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इतने ग्राम पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। और अगर हमने इसको ppm में कैलकुलेट करना है तो ppm में हमारे पास आ जाएगा, जैसे ऊपर भी अगर हमने ppm में कैलकुलेट करना है 0.6 ग्राम पर लीटर को, तो मैंने आपको बताया था 1 ग्राम पर लीटर जो होता है वो 1000 ppm के बराबर होता है। तो मतलब 0.6 ग्राम पर लीटर जो है, इसको 1000 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 600 ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। उसी तरह जो हमने दूसरा सॉल्व किया था कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाला, ये हमारे पास आ गया था 0.4 ग्राम पर लीटर। इसको भी जब हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 400 ppm, 400 ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब तीसरा जो सॉल्ट हमारे पास प्रेजेंट है ये है मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2। MgCl2 प्रेजेंट है और इसका कितना मास प्रेजेंट है, 0.190 ग्राम पर लीटर ये प्रेजेंट है। तो अब हम मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए सॉल्व करेंगे। तो MgCl2 आ गया विच इज़ इक्विवेलेंट टू, राइट हैंड साइड हमेशा ही कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, हमेशा। मैग्नीशियम क्लोराइड का जो मास है वो 95 यूनिट्स हमने ले लिए ग्राम पर लीटर। राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगा 100 ग्राम पर लीटर। अब इसका मतलब है 95 ग्राम पर लीटर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड जो है इट इज़ इक्विवेलेंट टू 100 ग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम 1 ग्राम पर लीटर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 1 ग्राम पर लीटर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, 100/95, 100/95 ग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब न्यूमेरिकल में जैसे मैंने आपको बताया मैग्नीशियम क्लोराइड दिया गया है 0.190 ग्राम पर लीटर। तो इसमें जब हम कैलकुलेट करेंगे हार्डनेस तो क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, इस ऊपर वाले नंबर को हम 0.190 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो 0.190 ग्राम पर लीटर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड क्या बन जाएगा, इज़ इक्विवेलेंट टू 100 इंटू 0.190 अपॉन 95 ग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आ जाता है इट इज़ 0.2 ग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और इसको जब हम ppm में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 200 ppm। अब लास्ट सॉल्ट जो हमारे पास रहता है वो रहता है ये मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट और इसका प्रेजेंट है 0.480 ग्राम पर लीटर है ये पानी में प्रेजेंट। तो इसको भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैग्नीशियम सल्फेट लिख दिया विच इज़ इक्विवेलेंट टू कैल्शियम कार्बोनेट, फिर इनके मॉलिक्यूलर मासेस ले लिए। अब इसका मतलब है 120 ग्राम पर लीटर ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट जो है इट इज़ इक्विवेलेंट टू 100 ग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम 1 ग्राम पर लीटर में कैलकुलेट कर लेंगे विच इज़ इक्विवेलेंट टू 100/120 ग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब न्यूमेरिकल में हमें जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो दिया गया है 0.480, इतना ग्राम पर लीटर दिया गया है। तो इसलिए क्या बन जाएगा, दिस इज़ इक्विवेलेंट टू 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.480 अपॉन 120 ग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4 ग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज़ इक्वल टू, जैसे ही हम इसको ppm में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 400 ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है हमें सॉल्ट्स देखने पड़ेंगे। तो सॉल्ट्स जो हमारे पास पानी में प्रेजेंट थे वो थे एक कैल्शियम क्लोराइड, एक है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, एक है मैग्नीशियम क्लोराइड और एक है मैग्नीशियम सल्फेट। अब हमें पता है जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है इसकी वजह से होगी टेम्पररी हार्डनेस। तो जो भी हार्डनेस आएगी कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से, जैसे कितनी आ चुकी है, हमने जो वैल्यू कैलकुलेट किया वो आई है 400 ppm। तो इसका मतलब है जो 400 ppm है जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से हार्डनेस है वो है टेम्पररी हार्डनेस। इसीलिए इस वाटर सैंपल की टेम्पररी हार्डनेस क्या आ जाएगी, हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच इज़ इक्वल टू 400 ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और परमानेंट हार्डनेस हम जानते हैं, परमानेंट हार्डनेस होगी कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से। तो मतलब कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट इन तीनों की वजह से आएगी परमानेंट हार्डनेस। तो जो परमानेंट हार्डनेस होगी उसमें क्या करेंगे हम,
इन तीनों की जो भी आंसर आएगा उसको प्लस कर देंगे। जैसे कैल्शियम क्लोराइड की वजह से आया 600 ppm, ये भी परमानेंट हार्डनेस है। मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से हमारे पास आया 400 ppm, सॉरी मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से जो हमारे पास आता है आंसर वो हमारे पास आया ये वाला 200 ppm, ये भी परमानेंट हार्डनेस है। जो हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से आया वो आया 400 ppm, ये भी परमानेंट हार्डनेस है। तो इसीलिए परमानेंट हार्डनेस क्या हो जाएगी, परमानेंट हार्डनेस हो जाएगी हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट। इनको जब प्लस करेंगे तो ये 600 जमा 200 जमा 400, सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी 1200 ppm। तो ये है परमानेंट हार्डनेस। अब टेम्प्रेरी भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, परमानेंट भी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अब नेक्स्ट आता है टोटल हार्डनेस। तो टोटल हार्डनेस क्या होगी, टोटल हार्डनेस होगी टेम्प्रेरी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस। टेम्प्रेरी हार्डनेस है 400, परमानेंट हार्डनेस है 1200, तो टोटल हार्डनेस हमारे पास आ जाएगी 1600 ppm। तो इस तरह से टेम्प्रेरी, परमानेंट और टोटल हार्डनेस जो है कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग हार्ड वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। मतलब डोमेस्टिक पर्पसेस का मतलब है जैसे घरेलू काम आ गया, उनके लिए जब हमने हार्ड वाटर यूज़ करना है तो उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या उसके नुकसान हैं। हार्ड वाटर जो है वो हम डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि उसके ये वाले रीजंस हैं। जैसे फर्स्ट आ गया, ड्रिंकिंग के लिए हम हार्ड वाटर यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हार्ड वाटर जो होगा, अगर हम ज़्यादा हार्ड वाटर कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करेगा। तो इसीलिए पीने के लिए हार्ड वाटर यूज़ नहीं कर सकते। वॉशिंग के लिए हार्ड वाटर नहीं यूज़ कर सकते। वॉशिंग के लिए क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जैसे हार्ड वाटर जो है वो क्या करता है, जो सोप होता है उसके साथ आसानी से झाग नहीं बनाता। तो अगर साबुन के साथ पानी झाग नहीं बना रहा है तो इसका मतलब है ज़्यादा सोप कंज्यूम होगा, साबुन हमें ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा साबुन यूज़ करेंगे फिर वो वेस्टेज ऑफ सोप होगी। तो इसीलिए वॉशिंग के लिए भी हार्ड वाटर यूज़ करना अच्छा नहीं है। थर्ड इज़ कुकिंग। कुकिंग के लिए भी हम हार्ड वाटर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसका रीज़न है कि हार्ड वाटर जो होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे। अब उन सॉल्ट्स की वजह से क्या होता है, जो भी खाना होता है वो अच्छे से कुक नहीं हो पाता और उसको कुक करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। जब भी हम हार्ड वाटर में खाना बनाएंगे तो क्या करेगा, जो खाना है उसको बनाने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको कुक होने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा और वो अच्छे से नहीं बनेगा। इसीलिए इसकी वजह से क्या होगा, जो फ्यूल होगा उसकी भी वेस्टेज होगी और टाइम की भी वेस्टेज होगी। तो इसीलिए खाना बनाने के लिए, कुकिंग के लिए भी हार्ड वाटर नहीं यूज़ कर पाएंगे। फोर्थ रीज़न आता है स्पॉइलिंग क्लोथ्स, कि अगर हम वॉशिंग के लिए हार्ड वाटर यूज़ कर भी रहे हैं तो उससे क्या होता है, जो सोप होता है वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट्स बनाता है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स बनाता है, जो कि हमने देखा एक्शन ऑफ सोप ऑन हार्ड वाटर, उसमें देखा हमने कि कैसे प्रेसिपिटेट्स बनाता है। अब वो जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं उनको बोलते हैं स्कम, और ये जो स्कम होती है ये क्या करती है, फिर कपड़ों के साथ चिपक जाती है। तो अगर ये कपड़ों के साथ चिपक जाएगी तो क्या करेगी, जो भी कपड़े हैं उनको ख़राब कर देगी और उसकी वजह से क्या होगा, कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो इसी, और वो जो उस पर दाग भी पड़ जाएंगे उन प्रेसिपिटेट्स की वजह से, उनको आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता, वो ख़राब हो जाते हैं कपड़े। तो इसीलिए स्पॉइल कर देगा क्लोथ्स को हार्ड वाटर। नेक्स्ट आता है स्केल फॉर्मेशन। अब हार्ड वाटर क्या करता है कि जैसे हार्ड वाटर को अगर हम कंटिन्यूसली बॉयल करते रहेंगे, जैसे स्टीम जनरेशन के लिए बॉयलर्स में अगर हम हार्ड वाटर यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, स्केल फॉर्मेशन होती है। स्केल मतलब प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। हार्ड वाटर जब कंटिन्यूसली बॉयल होता रहेगा तो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, और वो जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस बॉयलर की इनर वॉल्स पे या फिर केटल जो होगी उसकी अंदर वाली साइड्स पर चिपक जाएंगे, या फिर जहाँ पर कनेक्शंस होगी उन कनेक्शंस में एंटर कर जाएंगे, और उस वजह से क्या होगा, जो भी हमारा बॉयलर है या फिर जो केटल्स हैं वो ख़राब हो जाएंगी। तो अगर ये ख़राब हो जाएंगी उस स्केल की वजह से तो इनको रिपेयर करना पड़ेगा, तो मेंटेनेंस के लिए फिर से खर्चा होगा। तो इसीलिए क्या होगा, स्केल फॉर्मेशन जो होती है हार्ड वाटर को जब कंटिन्यूसली बॉयल किया जाता है तो वो स्केल भी केटल्स को या फिर बॉयलर्स को ख़राब कर देती है। तो ये भी डिसएडवांटेजेस है हार्ड वाटर को यूज़ करने का। तो ये थे डिसएडवांटेजेस कि हम हार्ड वाटर को डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते।
अब नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग हार्ड वाटर फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस, कि इंडस्ट्रीज़ में भी अगर हम हार्ड वाटर यूज़ करेंगे तो उसके भी काफ़ी नुकसान होते हैं। जैसे सबसे पहले आ गया पेपर इंडस्ट्री। अब पेपर इंडस्ट्री में अगर हार्ड वाटर यूज़ करना है तो जैसे पेपर इंडस्ट्री में पल्प होगा, पल्प की क्लीनिंग होगी, क्लीनिंग करने के लिए मतलब उसकी ब्लीचिंग वगैरह होगी, उसकी क्लीनिंग होगी। और अगर हार्ड वाटर जो है उसको सोप के साथ यूज़ किया जाता है पेपर इंडस्ट्री में अगर, तो उसकी वजह से क्या होगा, फिर से हम वही बोल रहे हैं कि वेस्टेज ऑफ सोप होगी, ज़्यादा से ज़्यादा सोप सोल्यूशन जो है वो कंज्यूम होगा। और हार्ड वाटर की वजह से क्या होगा, जो भी सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे वो उस पेपर की क्वालिटी को अफेक्ट करेंगे और अच्छी क्वालिटी का पेपर नहीं बन पाएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब है कि जैसे कपड़े वगैरह जो हैं, तो कपड़ों की क्लीनिंग के लिए भी हम या फिर कपड़ों को वॉश करने के लिए भी हार्ड वाटर यूज़ नहीं कर पाएंगे इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि हमें पता है कि जो हार्ड वाटर है वो सोप के साथ झाग नहीं बनाएगा, तो वेस्टेज ऑफ सोप होगी फिर से। और अगर इस कम बना देगा तो जो प्रेसिपिटेट्स होंगे वो कपड़ों के साथ चिपक जाएंगे और उनकी क्वालिटी को अफेक्ट करेंगे। तो इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी हार्ड वाटर यूज़ नहीं कर सकते। फिर आता है डाइंग इंडस्ट्री। अब डाइज़ जो होते हैं वो अलग अलग कलर्स देते हैं, अलग अलग कलर पीएच जो अलग अलग पीएच पे अलग अलग कलर्स देंगे। और डाइंग इंडस्ट्री में क्या होता है, जो भी हम यूज़ करते हैं डाई कलर करने के लिए, कपड़ों को कलर करने के लिए, तो उसमें क्या होगा, जिस भी कलर को हम यूज़ करेंगे, अगर हार्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं तो हार्ड वाटर जो होगा उस कलर को अच्छे से नहीं दिखने देगा, वो जो शेड है उस कलर की, उस कलर को ख़राब कर देगा। तो इसी वजह से हमारा जो डिज़ायर्ड कलर है, जो शेड हमें चाहिए, डिज़ायर्ड शेड जो है वो हमें नहीं मिल पाएगी। तो इसीलिए जो हार्ड वाटर है इसको डाइंग इंडस्ट्री में भी यूज़ नहीं कर सकते। शुगर इंडस्ट्री, हार्ड वाटर जो है इट कैन नॉट बी यूज्ड इन शुगर इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि जो हार्ड वाटर होता है इट अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। जैसे शुगर के जो क्रिस्टल्स बनेंगे उनकी वो जो प्रोसेस है उसको अफेक्ट करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे, तो या तो ये क्रिस्टल्स बनने नहीं देगा, और अगर बन भी रहे हैं तो कैसे उनका साइज़ अफेक्ट हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएंगे, क्रिस्टल्स वो टूट जाएंगे, तो क्रिस्टलाइजेशन को अफेक्ट करता है। और नेक्स्ट जो इसका डिसएडवांटेज है कि ब्लॉकेज ऑफ पाइप्स हो जाएंगी। ब्लॉकेज ऑफ पाइप्स का मतलब है कि जैसे हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर अगर कहीं पाइप से फ़्लो कर रहा है, कंटिन्यूसली फ़्लो करता जा रहा है, तो जो भी उसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगे, थोड़े टाइम के बाद उन पाइप्स में प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर किसी पाइप से गर्म हार्ड वाटर जो है वो कंटिन्यूसली फ़्लो करता जा रहा है तो क्या होगा, हमें पता है कि जैसे जैसे पानी हार्ड वाटर को बॉईल करते हैं तो उसमें जो भी पिपिटीज़ होते हैं, जो भी सॉल्ट्स होते हैं वो उसमें बनना शुरू हो जाते हैं, स्केल फॉर्मेशन होती है या स्लज फॉर्मेशन होती है, तो वो प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे और उन पाइप्स पर चिपक जाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होगी, उन पाइप्स की ब्लॉकेज हो जाएगी। और उस ब्लॉकेज को फिर से ठीक करने के लिए फिर से उनकी रिपेयर करवानी पड़ेगी, उनको मेंटेन करना पड़ेगा, तो इससे वेस्टेज ऑफ मनी होगी। तो इसीलिए ब्लॉकेज ऑफ पाइप्स भी हो सकती है इंडस्ट्रीज़ में हार्ड वाटर की वजह से, जिसमें कि पैसे खर्च होंगे। तो ये सारे के सारे जो थे ये थे डिसएडवांटेजेस हार्ड वाटर को यूज़ करने के। और ये जो डिसएडवांटेजेस हैं ये इंडस्ट्रीज़ में भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पसेस में जब हम वाटर यूज़ करते हैं हार्ड वाटर तब भी हो सकते हैं, या फिर जो डिसएडवांटेजेस है जैसे डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए अगर हम हार्ड वाटर यूज़ करें, घरों में काम करने के लिए हार्ड वाटर यूज़ कर लें, तो वहाँ पर भी इसके काफ़ी डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये था आज का टॉपिक।